सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज विजय और आप सभी लोगों का 20 मिनट की सीरीज में बहुत बहुत स्वागत है। क्लास 11th और 12th की लाइव सेशन के साथ साथ पूरे मार्च आप 20 मिनट की सीरीज जरूर देखेंगे जो टर्म 2 के सिलेबस के अकॉर्डिंग आ रही है। मेरा नाम विजय है, आपकी पाठशाला के चैनल पे पेपरों से रिगार्डिंग आप ये सीरीज देख रहे हैं। 20 मिनट के अंदर हम पूरा चैप्टर कंप्लीट कराने की कोशिश करेंगे जो आपको सब कुछ बताने की कोशिश करेगा। वैसे तो इस चैप्टर के रिगार्डिंग में पूरी तरीके से जो सीरीज है वो अपलोड है, एक्सप्लेन सीरीज पूरी की पूरी हमारे चैनल पे अपलोड है, बट क्योंकि एग्जाम चल रहा है दैट इज वाई हम इसे अपलोड करने जा रहे हैं ताकि आपको एग्जाम में बेनिफिट हो सके कि पूरे चैप्टर में कंटेंट क्या है। अगर आपने ये देख लिया इट मींस आप पूरा चैप्टर की कंक्लूजन को समझ जाएंगे और साथ में हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी आपके साथ डिस्कस करने वाले हैं। अब यहाँ पे बात करेंगे कि पूरे चैप्टर के अंदर टॉपिक में डिस्कशन क्या है, मेन लेजिस्लेचर क्या है, अब यहाँ पे जो पार्लियामेंट है यानी कि संसद, उनका कार्य शक्ति क्या है, कानून बनाने की प्रक्रिया क्या होती है और खुद पार्लियामेंट एग्जीक्यूटिव को कंट्रोल कैसे करती है और पार्लियामेंट खुद को रेगुलेट कैसे करती है। एवरीथिंग इन दिस टॉपिक डिफाइन करा गया अच्छी तरीके से। पूरे चैप्टर के अंदर मेन ये बता रखा है कि जैसे हमें पता है कि पार्लियामेंट जो होता है, जैसे कि अभी हमें शुरुआती समय में ये पता था कि गवर्नमेंट के 3 हिस्से होते हैं, एक होता है एग्जीक्यूटिव, एक होता है लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेचर और जुडिशरी। तो हम इसके अंदर बात कर रहे हैं लेजिस्लेचर के बारे में। लेजिस्लेचर के हमें पता है कि 3 हिस्से होते हैं। लेजिस्लेचर एक पार्लियामेंट का हिस्सा है और उसके अंदर 3 पार्ट इंपॉर्टेंट है, प्रेसिडेंट, लोकसभा और राज्यसभा। इसके बारे में यही डिस्कस करा जाएगा कि प्रेसिडेंट के काम काज क्या होते हैं। हमने पहले वाले चैप्टर में भी डिस्कस कर लिया था। लोकसभा, राज्यसभा, इन लोगों को इलेक्ट कैसे करा जाता है, इनकी क्वालिफिकेशन क्या होती है वगैरह वगैरह समझाने की कोशिश करी गई है। अब भारत के संविधान में 79 एक कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट है, उसमें बताया गया था कि अगर देश में कहीं पे पार्लियामेंट होनी चाहिए तो 2 तरीके की होनी चाहिए। लोकसभा, जिसे हाउस ऑफ द पीपल बोला जाता है, क्योंकि लोकसभा के जितने भी एमपी होते हैं वो जनता के द्वारा चुने जाते हैं। एक्सप्लेन सीरीज पहले से अपलोड है, मैं इतना डीपली नहीं एनालाइज कर रहा हूँ, मेन कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं समझ में आता तो आप एक्सप्लेन सीरीज पहले देख लीजिए, फिर आपको रिवीजन करने में काफी मदद मिलेगी। लोकसभा को हाउस ऑफ द पीपल बोलते हैं और राज्यसभा के लोगों को हाउस ऑफ द स्टेट बोलते हैं क्योंकि ये एमपी ही लेजिस्लेचर के इलाके से निकल के आते हैं, दैट इज वाई इन्हें हाउस ऑफ द स्टेट बोला जाता है। यानी कि पार्लियामेंट के 2 हिस्से होते हैं और जो हमारे भारतीय संविधान के 79 अमेंडमेंट में काफी अच्छी तरीके से बताने की कोशिश करी गई थी। अब आपको लगता है कि पार्लियामेंट में 2 हाउस क्यों होते हैं, लोकसभा या राज्यसभा? होने का रीजन सिंपल सा ही है, देश बहुत बड़ा है, जनसंख्या की डाइवर्सिटी बहुत ज्यादा है और ऑफकोर्स हमें अच्छी तरीके से पता है कि बाई कैबिनल लेजिस्लेचर, द्विसदनात्मक विधायिका जो होती है वो ज्यादा लोगों को रिप्रेजेंटेशन कर पाती है। ऑफकोर्स कोई बिल अगर लोकसभा के अंदर डिस्कस हो रहा है तो वो बिल दोबारा जाके राज्यसभा में डिस्कस होगा। इसका फायदा ये है कि डबल एश्योरिटी हो जाती है, दैट इज वाई हम इसको यूज करते हैं। मतलब बाई कैबिनल लेजिस्लेचर का मतलब क्या हो गया कि हर मुद्दे पे ड्यूल अश्योरिटी मिलती है और मेन है जनसंख्या इतनी बड़ी है, दैट इज वाई हम लोगों को पूरी तरीके से क्या करना पड़ता है, बाई कैबिनल लेजिस्लेचर का इस्तेमाल करना पड़ता है। अब ये तो हो गई कि पूरे भारत देश में बाई कैबिनल लेजिस्लेचर है पूरे भारत में, लेकिन क्या आपको पता है कि लेजिस्लेचर मतलब पार्लियामेंट जो है सेंट्रल लेवल पे 2 पार्ट में, विधानसभा और लोकसभा और राज्यसभा, लेकिन स्टेट लेवल पे भी हम बाई कैबिनल लेजिस्लेचर देते हैं। एक होती है बाई कैबिनल पार्लियामेंट जो ऑफकोर्स लोकसभा राज्यसभा है और एक होता है बाई कैबिनल लेजिस्लेचर। इसमें क्या होता है, एक होता है MLA जिसे हम बोलते हैं मेंबर लेजिस्लेटिव असेंबली और एक होता है MLC मेंबर लेजिस्लेटिव काउंसिल। मतलब क्योंकि जो पार्लियामेंट है पूरी कंट्री लेवल पे है, लेकिन जो ये 2 पार्ट में हमें दिखा रखा है MLA और MLC, वो सिर्फ हमें जम्मू कश्मीर, उत्तर प्रदेश, बिहार, तेलंगाना, महाराष्ट्र, कर्नाटका, आंध्र प्रदेश, अब वेस्ट बंगाल के अंदर भी होने वाला है और जम्मू कश्मीर आई थिंक हट जाएगा। बट अभी हमें इसको यही याद रखना है कि कुछ सिलेक्टेड राज्यों के अंदर ही बाई कैबिनल लेजिस्लेचर है, क्योंकि इन इलाकों में जनसंख्या ज्यादा है, दैट इज वाई जो बाई कैबिनल लेजिस्लेचर में जो MLA होते हैं उनको हम डायरेक्टली चुन लेते हैं और जो MLC होते हैं उन्हें हम इनडायरेक्टली चुनते हैं। जैसे कि आप कह सकते हैं कि पार्लियामेंट के अंदर जो आपके क्या कहते हैं लोकसभा के MP होते हैं वो चुने जाते हैं डायरेक्टली और राज्यसभा के जो MP होते हैं वो चुने जाते हैं इनडायरेक्टली। तो इसीलिए ऐसे ही सेम जो स्टेट लेवल का क्या कहते हैं MLC और MLA होते हैं, MLA जो होते हैं जनता के द्वारा, MLC होते हैं जो इनडायरेक्टली चुने जाते हैं। अब चुनने का प्रोसीजर क्या है वगैरह वगैरह डीपली आपको जाना नहीं, बस आपको समझ लेना है। अब यहाँ पे क्योंकि जैसे स्टेट लेवल पे
मतलब पूरी कंट्री लेवल पे, सॉरी, लोकसभा और राज्यसभा होता है। लोकसभा को ऑफ कोर्स हम लोअर हाउस बोलते हैं क्योंकि जनता के द्वारा चुना जाता है, अपर हाउस क्योंकि ऑफ कोर्स ये जनता के द्वारा नहीं चुना जाता। ये 5 साल के लिए होते हैं और ये 6 साल के लिए होते हैं। ये होते हैं हमारे एमपी, दैट इज इनको बोलते हैं मेंबर ऑफ पार्लियामेंट। और ये जो होते हैं ये स्टेट लेवल पे होते हैं, ये होते हैं पूरे कंट्री लेवल पे। ओके, इतना याद रखिएगा, ये होते हैं कंट्री लेवल पे और ये होते हैं स्टेट लेवल पे। और यहाँ पे ये होता है ये क्या होता है, ये होता है हमारे MLA और ये होते हैं MLC। तो ऑफ कोर्स ये स्टेट लेवल पे, और कहाँ पे सिलेक्टेड 8 स्टेट, आई थिंक 6 या 8 स्टेट में है। 6 और 8 स्टेट में कैसे हम देख लेते हैं। एक जम्मू कश्मीर हो गया, ठीक है, एक जम्मू कश्मीर हो गया, एक 2 3 4 5 6 7 और अभी बंगाल भी हो, वेस्ट बंगाल भी बनने वाला है क्योंकि उसने भी डिमांड करी है बाय कैबिनेट लेजिस्लेचर की, तो ऑफ कोर्स वहाँ पे बन जाएगा, तो 8 हो जाएंगे। पेपर में ये फिल करने के लिए ज़रूर आता है। अब क्योंकि आपको MLA के रिगार्डिंग में या MLC के रिगार्डिंग में पेपर में या क्लासेस में या आने वाले पेपर में नहीं आएगा, आपको लोकसभा के बारे में आएगा। लोकसभा का एग्जिस्टेंस हमें पता है कि 17 अप्रैल 1952 में हुआ। क्यों हुआ, उसका सिंपल सा रीजन ये है कि 1950 में हम लोग आज़ाद हुए, 1951 से लेके 52 लास्ट आई थिंक फरवरी तक ये इलेक्शन हुआ था, और उसके बाद अप्रैल से सरकार अस्तित्व में आ चुकी थी। और जब अप्रैल से सरकार अस्तित्व में आ चुकी थी तो इसका मतलब 17 अप्रैल 1952 में पहली लोकसभा बैठी थी पूरे भारत के अंदर। तो ऑफ कोर्स एग्जिस्टेंस में कब आई, 17 अप्रैल 1952 के अंदर। टोटल जो लोग होते हैं इलेक्टेड वो 543 होते हैं, लेकिन 2 जो होते हैं वो राष्ट्रपति चुनता है। ये जो 2 होते हैं राष्ट्रपति जो होते हैं ये एंग्लो इंडियन को चुनता है, और ये एंग्लो इंडियन जो है वो तुम्हें जानना जरूरी है कि एंग्लो इंडियन होते कौन है। इसके बारे में डिटेल सीरीज मैंने पहले से अपलोड करी थी। 2 एंग्लो इंडियन अभी हमारे पास ये हैं, ठीक है, और इनका नाम जरूर ढूंढ लीजिएगा आप, ठीक है। और उसके बाद क्या होता है, बिकॉज क्योंकि लोकसभा जो होती है वो कॉन्स्टिट्यूंसी के अंदर होती है, वो हमें पहले से पता है। लोकसभा के स्पीकर के द्वारा कंट्रोल करी जाती है। अभी पहले ओम प्रकाश बिरला करके थे, और ये थे हमारे मेन स्पीकर, और ये थे हमारे वॉइस स्पीकर, डिप्टी स्पीकर बोला जाता है इनको। और ये आई थिंक ये AIM क्या कहते हैं, तृणमूल कांग्रेस के कोई हेड थे। लेकिन ऑफ कोर्स अब ओम प्रकाश मिश्रा आई थिंक बदल चुके हैं, तो ये करंट सिनेरियो है, सर्च कर लीजिएगा। लेकिन क्योंकि जब लोकसभा की बातचीत हो रही होती है तो उस समय कोई ना कोई स्पीकर होना जरूरी है, तो बीजेपी से भी ओम प्रकाश मिल रहा ही है आई थिंक, तो देख लीजिएगा जो भी है। अब मेन बात है कि 2 जो नॉमिनेटेड होते हैं वो राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, तो इतना जरूर याद रखेगा कि 2 जो होते हैं राष्ट्रपति के द्वारा होते हैं, और 543 जो होते हैं 543 कुछ यूनियन टेरिटरी से निकाले जाते हैं और कुछ स्टेट से निकाले जाते हैं। तो इतना आपको डिटेल में नहीं पढ़ना है, क्योंकि ना तो आप UPSC की तैयारी कर रहे हैं ना तो किसी गवर्नमेंट जॉब की। हाँ, जब डिटेल में पढ़ेंगे तो जब आप इन फ्यूचर जाके पढ़ेंगे तो आपको समझना जरूरी है। आप कोई भी सांसद अगर बनना चाहता है तो ऑफकोर्स इंडियन सिटीजन होना चाहिए, 25 साल का होना चाहिए लोकसभा का। दूसरा, उसके वो किसी भी सेंट्रल या स्टेट के अंडर में काम ना कर रहा हो, और ऑफ कोर्स उसने कोई क्राइम ना कर रखा हो, और साथ में 5 साल के लिए वो चुना जाएगा, ये क्वालिफिकेशन होनी चाहिए। यानी कि कोई भी बंदा सांसद बन सकता है, मेन है कि लड़ने का हिम्मत होनी चाहिए, पैसा होना चाहिए, और पार्टी की टिकट मिल जाए तो बात ही क्या है। अब राज्यसभा के लोगों को अगर देखें तो राज्यसभा भी एग्जिस्टेंस में कब आई, 3 अप्रैल 1952 में, और मैक्सिमम सीट इसमें इतनी होती है, लेकिन 245 लोगों का ही इसमें चयन होता है। 245 लोगों में से हमें पता है कि सिर्फ और सिर्फ 243 ही इलेक्टेड होते हैं, लेकिन 12 जो होते हैं वो प्रेसिडेंट चुनता है। अब 12 जो प्रेसिडेंट चुनता है वो क्लास कैटेगरी से चुनता है। क्लास मतलब क्लासिकल, लिटरेचर, आर्ट, सोशल साइंस या साइंस, तो ऐसी क्लास कैटेगरी से 12 बंदों को नॉमिनेट करा होता है। उधर लोकसभा में 2 बंदों को और यहाँ पे 12 बंदों को। तो एग्जामिनर जो है इसमें आपको पूछ सकता है क्वेश्चन, इसमें घपला हो सकता है, तो इस पे फोकस जरूर करिएगा। अब लोकसभा के जो MP होते हैं वो 6 साल के लिए चुने जाते हैं, तो पेपर में 6 मार्क्स का या 4 मार्क्स का आने का चांस जरूर होता है कि लोकसभा और राज्यसभा की शक्तियों में क्या डिफरेंट है, उस पर फोकस करिए। ये अभी करंट सिनेरियो है 2018 में, अभी जो चुने गए थे 12 मेंबरों में से, तो 1 2 3 4 5 6 7 और ये 8 लोगों को तो इन्हीं से चुना जाता गया था। और लास्ट में देखो मैरी कॉम जो है अभी क्या कहते हैं राज्यसभा की मेंबर बनी हुई है। ऑफकोर्स 6 साल के लिए होते हैं, एक बार इलेक्ट हो गए तो बदलते रहते हैं। अब मेन बात ये है कि राज्यसभा के MPO को एक STV सिस्टम होता है, STV सिस्टम होता है। अभी STV सिस्टम क्या होता है उसके द्वारा बताता हूँ, इनके द्वारा चुना जाता है। अब क्योंकि लोकसभा जो होती है उसमें स्पीकर होता है, ऑफकोर्स वहां का स्पीकर, सरकार का स्पीकर अलग होता है, और जो लोग राज्यसभा होती है, राज्यसभा के अंदर अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा में हम लोग क्या कहते हैं वाइस प्रेसिडेंट जो होते हैं हमारे, यानी कि हमारे जो अभी वेंकैया नायडू है, वेंकैया नायडू, एक सेकेंड,
वेंकैया नायडू जो है वो अभी हमारे वो हैं। ऑफ कोर्स अगर वेंकैया नायडू एब्सेंट हो गए तो उनकी जगह पे हमने वाइस चेयरमैन भी रखा हुआ है। अब ये एसटीवी सिस्टम होता है जिसके तहत इनको चुना जाता है, तो वो है हमारे सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, एकल संक्रमण मताधिकार। इसको थॉमस हारे बोलते हैं, हेयर बोलते हैं, ये नाम भी बोला गया। उन्होंने मशीनरी ऑफ रिप्रेजेंटेटिव एक बुक लिखी थी जिसमें उन्होंने एसटीवी सिस्टम को पूरी अच्छी तरीके से एक्सप्लेन करा था। और एसटीवी सिस्टम वो है कि जिस तरीके से राज्यसभा के लोगों को चुना जाता है। अब 11th क्लास में इतना डीपली आपको पढ़ना नहीं है, लेकिन सिंपल शब्दों में बस आपको ये समझना है कि कोई भी क्या कहते हैं, जैसे मैं एग्जांपल देता हूं, मान लीजिए कि एक राज्य है, ठीक है, एक राज्य है राजस्थान। अब वहां पे कुल मतदान करने वाले जो लोग हैं, कुल मतदान करने वाले वो 450 लोग हैं, और जितने भी उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं, मान लो कि 39 उम्मीदवार खड़े हो रहे हैं। अब 39 उम्मीदवारों का ये फॉर्मूला है कि उस 39 उम्मीदवारों को 1+1 इतनी वोटों की जरूरत पड़ेगी ही पड़ेगी। तो एक कोई स्टेट है, मान लीजिए कि स्टेट के लोगों ने 39 उम्मीदवारों का चयन कर लिया है। 39 उम्मीदवारों में से किसी 9 बंदों को, 10 बंदों को या किन्हीं बंदों को चुना जाना है। तो ऐसे होता था। और यहाँ पे फिर ये क्या करते हैं, प्लस माइनस करके कुछ कोटा निकाल लेते हैं, और जितना कोटा होता है किसी एक एमपी को मिनिमम कोटा रखने की जरूरत होती है। अगर उसको उतने वोट मिल गए तो ऑफकोर्स वो चुन लिया जाएगा, नहीं वोट मिल रहा तो नहीं चुना जाएगा। डीपली एनालाइज करने के लिए एसटीवी सिस्टम क्या होता है इसको जरूर पढ़िएगा, क्योंकि पेपर में क्वेश्चन आने के जरूर चांस होते हैं। मैंने एक्सप्लेन सीरीज में काफी तरीके से एक्सप्लेन किया हुआ है। तो राज्यसभा के लोग क्या करते हैं, राज्यसभा के लोग हमारे इंडिया के अंदर प्रोपोर्शनल रिप्रेजेंटेशन का काम करते हैं। एसटीवी सिस्टम वहां फॉलो होता है, और एसटीवी सिस्टम में हर स्टेट के अंदर सीट फिक्स होती है, कहीं 2, कहीं 3, कहीं 4। यूपी में सबसे ज्यादा राज्यसभा की सीटें होती है, तो पॉपुलेशन के हिसाब से ऑफ कोर्स हमें इसको देखने को मिलता है। और वहां पे एमपी जो होते हैं, एमएलए जो होते हैं, वो वोट डालते हैं, और वोट डालने के बाद सब लोग अपनी प्रेफरेंस के हिसाब से किसी राज्यसभा के मेंबर को चुन लेते हैं। और इस हिसाब से जो क्या कहते हैं राज्यसभा का मेंबर होता है, उसे मिनिमम कोटा जो होता है वोटों का वो रखना पड़ता है। तो ये इसका फॉर्मूला है। 1 मार्क्स में क्वेश्चन आए ये वाले फॉर्मूले का, एमपी के राज्यसभा का, तो ऑफकोर्स ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए कि किस तरीके से कोई राज्यसभा के मेंबरों को चुना जाता है। ठीक है। अब मान लीजिए पार्लियामेंट है, पार्लियामेंट क्योंकि लोकसभा और राज्यसभा दोनों को कंट्रोल करता है, इसलिए पार्लियामेंट का एक काम नहीं, बहुत सारे काम है। मनी बिल और नॉन मनी बिल से रिलेटेड सारी चीजें पार्लियामेंट में होती है, लॉ सारे कुछ पार्लियामेंट में बनता है। पार्लियामेंट में बताया जाता है कि पैसा कितना खर्चा हुआ, डेवलपमेंट में कितना खर्चा हुआ, तो पार्लियामेंट को ये सारी बातें बतानी जरूरी है। ये लेजिस्लेटिव है। कंट्रोलिंग ऑफ एग्जीक्यूटिव, पार्लियामेंट एग्जीक्यूट को भी कंट्रोल करता है, यानी कि प्रेसिडेंट, वाइस प्रेसिडेंट, प्राइम मिनिस्टर, काउंसिल मिनिस्टर, कोर्ट ऑफ मिनिस्टर, सबको ये करता है। अगर प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग अगर काम नहीं कर रहे तो पार्लियामेंट उनको हटा सकता है इम्पीचमेंट के तहत, जो ऑफ कोर्स एग्जीक्यूटिव हटाता है। तो ये पार्लियामेंट के काम है, इन्हें जरूर नोट डाउन कर लीजिएगा। अगर आप हमारे साथ नहीं जुड़े हैं प्लेटफॉर्म पे, टेलीग्राम पे, तो वहां जरूर जुड़िएगा, ये पूरे के पूरे नोट्स आपको वहां मिल जाएंगे। फाइनेंशियल क्या होता है, संसद का काम होता है, पार्लियामेंट का काम होता है कि साल का बजट तैयार करके ऑफ कोर्स संसद में पेश करना, वो फाइनेंशियल फंक्शन है। डिबेट, पार्लियामेंट एक ऐसी जगह है जहां पे कोई भी पार्टी जो होती है डिबेट कर सकती है, डिस्कशन कर सकती है, फ्री एंड फेयर होके, कोई दिक्कत नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल फंक्शन ये है कि गवर्नमेंट जो होती है कोई भी अमेंडमेंट करेगी तो ऑफ कोर्स वो पार्लियामेंट के अंदर ही करेगी। इलेक्टोरल फंक्शन ये होता है कि अगर हमें प्रेसिडेंट और वाइस प्रेसिडेंट को चुनना है तो पार्लियामेंट के अंदर ही चुना जाता है। ठीक है। अब पावर ऑफ द लोकसभा, पावर ऑफ द लोकसभा के अंदर ऑफ कोर्स जितने भी यूनियन और कंकरेंट लिस्ट बेस्ड चीजें होती है, ये सब्जेक्ट्स है। अगर आपको पता हो, संघीय सूची बिल, नॉन मनी बिल, इससे रिलेटेड मैटर्स पे अपने सुझाव दे सकती है। राष्ट्रपति को हटाना है, राष्ट्रपति को पूरी तरीके से क्या कहते हैं रिमूव करना है इम्पीचमेंट के तहत, तो ऑफ कोर्स लोकसभा कर सकता है। लोकसभा का पावर ये भी होता है कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जज को वोटिंग के थ्रू हटा सकता है। साथ में वो एग्जीक्यूटिव के, लोकसभा एग्जीक्यूटिव के जितने भी चीजें होती है, क्वेश्चन, उनको प्रेजेंट करने की कोशिश करता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन यानी कि अविश्वास प्रस्ताव, ये पूरी तरीके से लाने का पावर इनके पास होता है। और साथ में लोकसभा अलग अलग कमेटियों को अपॉइंट कर सकता है, अलग अलग कमीशन को अपॉइंट कर सकता है। कमीशन जैसे कि मान लीजिए कि अभी यूक्रेन और रशिया की लड़ाई हो रही है, उसके रिगार्डिंग में सारी इंफॉर्मेशन इकट्ठा करने की पावर लोकसभा के लोगों के पास होती है। तो वो एक कमेटी बैठा सकता है और कह सकता है कि भैया जाओ और देखो कि किस तरीके से काम हो रहा है ना। तो ये चीजें हो सकती हैं, ये चीजें होती हैं। अब दूसरा है राज्यसभा की पावर। तो राज्यसभा की सेम पावर है जो लोकसभा की पावर है, वो भी हटा सकता है राष्ट्रपति को, हाई कोर्ट को, सुप्रीम कोर्ट के जज को, उपराष्ट्रपति को, कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट कर सकता है राज्यसभा। और साथ में राज्यसभा ऑफ कोर्स इम्पीचमेंट,
किसी को महाअभियोग करने का अधिकार राज्यसभा के लोगों को होता है। राज्यसभा ओनली नॉन मनी बिल के अंदर पावरफुल होता है, लेकिन मनी बिल के अंदर उसकी रिकमेंडेशन मानी जाती है, लेकिन जरूरी नहीं होती। तो यहाँ पे लोकसभा पावरफुल हो जाता है। फिर बात कर लेते हैं बिल की। बिल, लोकसभा राज्यसभा के लोगों का मेन काम है बिल बनाना। बिल इन द सेंस वो खाने वाला बिल नहीं, बिल होता है इट मीन्स जो विधेयक होता है, विधेयक, मनी बिल, नॉन मनी बिल। तो एक सांसद के पास किसी भी विषय को प्रस्ताव करने के लिए एक बिल होता है। जैसे एक बिल अभी आपको पता होगा एनआरसी पे आ रहा था, एनआरसी पे आ रहा था, नॉन रेजिडेंट सिटीजन्स पे एक बिल आ रहा था, अमित शाह लेके आ रहे थे। ये विधेयक होता है, मेन काम इनका यही होता है। तो विधेयक को बनाने के लिए हमारे पास क्या कहते हैं, बहुत सारे तरीके होते हैं। अब बिल भी बहुत प्रकार के होते हैं, गवर्नमेंट बिल, प्राइवेट बिल, मनी बिल, नॉन मनी बिल, ऑर्डिनरी बिल, कॉन्स्टिट्यूशनल बिल। बिल भी देखना पड़ता है कौन कौन से होते हैं। लेकिन हाल फिलहाल अगर हम एक लॉ मेकिंग प्रोसीजर की बात करें तो लॉ मेकिंग प्रोसीजर में 5 स्टेट और 3 रीडिंग स्टेट होती है। तो ये 5 स्टेट 1 2 3 4 5, ये 5 स्टेट याद रखिएगा, 1 2 3, ये 3 स्टेट जो होती है, सॉरी ये तीसरे स्टेट, इसको मिला के फाइनली बिल तैयार हो जाता है। तो बिल कैसे बनता है उसके लिए सबसे पहले एक स्टेज पहले समझ लीजिए, ऑफकोर्स रीडिंग सेशन जिसमें प्रेजेंटेशन होता है। अब वो मनी बिल हो सकता है, नॉन मनी बिल हो सकता है, किसी भी हाउस में पेश हो सकता है। दूसरा पढ़ेंगे इस पे, सेकंड में ऑफकोर्स उस पे एग्रीमेंट होगा, डिसएग्रीमेंट होगा, एमपी उस पे सेम सब्जेक्ट पे बात करेंगे या नहीं करेंगे। तीसरा स्टेट ये होता है कि उसके प्रॉब्लम और डिस्कशन के ऊपर कमेटी बात करेगी कि आगे इसको लेके जाए या लेके नहीं जाए। ऑफकोर्स अगर कमेटी से फाइनल नहीं हो रहा है, कमेटी उस पर स्टडी करके रिपोर्ट नहीं बना पा रही है, बना के अगर खुद ही सॉल्व कर लेते हो आगे जाने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं सॉल्व कर पा रही तो ऑफकोर्स फिर उसे एमपी के सामने प्रेजेंट करा जाता है, और अगर एमपी के सामने प्रेजेंट करा जाता है तो ऑफकोर्स पे डिटेल डिस्कशन होगी, एक्सेप्ट होगा, अदर हाउस में भेजा जाएगा, अप्रूवल होगा, अप्रूवल नहीं हुआ तो जॉइंट सेशन बैठा जाएगा, फिर प्रेसिडेंट के थ्रू साइन करवा लिया जाएगा। तो ये स्टेप है, इस स्टेप के तहत कोई भी बिल बनता है। तो अब यहाँ पे मेन बात होती है कि पार्लियामेंट कंट्रोल कैसे करता है एग्जीक्यूटिव के लोगों को। एग्जीक्यूटिव मतलब जो मेन मिनिस्ट्री होती है, मेन डिपार्टमेंट होता है, वो कैसे कंट्रोल करता है, तो डिस्कशन एंड एनालाइज करके, चर्चा और विश्लेषण करके। सरकार में मेन काम होता है कि सांसद लोगों का कि सदन के अंदर बैठ के चर्चा करे, डिबेट करे, डिस्कशन करे। ऐसे नहीं कि सब कुछ फ्री में कर लेंगे। इसीलिए हम लोगों ने क्वेश्चन आवर बनाया। क्वेश्चन आवर 11 बजे से लेकर 12 बजे तक क्वेश्चन आवर चलता है, जिसमें ऑफकोर्स मिनिस्टर हैव रिस्पॉन्स द क्वेश्चन रेज्ड बाय द मेंबर। मेन ये काम होता है मिनिस्टर्स का कि क्वेश्चन का आंसर करे। 11 बजे से लेकर 12 बजे तक क्वेश्चन आवर होता है, फिर 0 आवर होता है 15 मिनट का, और कहते हैं कि 12 से 1 तक तो 0 आवर होता है। तो इस तरीके से एग्जीक्यूटिव कंट्रोल करी जाती है। एग्जीक्यूटिव कंट्रोल नहीं होगी तो दिक्कत हो जाएगी। एडजॉर्नमेंट मोशन में ये होता है कि अगर मान लीजिए अपोजिशन पार्टी कोई भी इशू को लेके डिबेट नहीं हो पा रहा है आपस में, तो दोनों लोग आपस में क्या कहते हैं एक साथ बैठेंगे। अप्रूवल और रेस्टिफिकेशन ऑफ लॉ होता है। कानून अगर अप्रूव हो गया तो अप्रूवल हो गया, अप्रूव नहीं हुआ तो उस पर दोबारा से बातचीत करी जाएगी। फाइनेंशियली कंट्रोल करने के लिए मनी बिल में जितनी भी एक्टिविटी होती है तो सरकार को बताना पड़ता है कि पार्लियामेंट में क्या खर्चा हुआ, क्या खर्चा नहीं हुआ, तो वो हमारा फाइनेंशियल कंट्रोल होता है। नो कॉन्फिडेंस मोशन, सरकार अगर कोऑलिशन वाली है, जो रूलिंग पार्टी सरकार चल रही है वो अगर कोऑलिशन वाली है, तो अगर वो सरकार कोऑलिशन में है तो उसे बार बार अपना मेजॉरिटी प्रूफ करना पड़ता है। मेजॉरिटी प्रूफ नहीं कर सकते तो उनके खिलाफ नो कॉन्फिडेंस मोशन आ जाता है। अब कंट्रोल कैसे करती है कमेटी को, तो ये इंपॉर्टेंट जरूरी तरीका है। कमेटी को कंट्रोल करने के लिए हमने डिफरेंट टाइप की कमेटियां बनाती है पार्लियामेंट, और पार्लियामेंट पूरी तरीके से सरकार के एक्सपेंस पे एनालाइज करती है, उनके करप्शन पे कंट्रोल करने की कोशिश करती है पार्लियामेंट। इसीलिए हमारे पास 2 टाइप की कमेटी, एक परमानेंट जो हमारे अधिकारी जो हमें पता है कि अपॉइंटेड है सरकार के द्वारा, और ज्वाइंटली कमेटी टेम्परेरी जो ऑफकोर्स एमपी होते हैं, इनमें होते हैं। अब यहाँ पे हाउ डज पार्लियामेंट कंट्रोल इटसेल्फ, तो पार्लियामेंट कोशिश करती है कि सारा काम खुद से कॉन्स्टिट्यूशनली करे। स्पीकर कंट्रोल करता है पूरी तरीके से पार्लियामेंट को। पार्लियामेंट उनके मेंबर के बिहेवियर को कंट्रोल करने की कोशिश करता है, या पार्लियामेंट इस तरीके से कंट्रोल होता है। एंटी डिफेक्शन लॉ इसलिए लाया गया था ताकि पार्लियामेंट में एमपी के लोगों पे कंट्रोल बनाया जा सके। सो गाइस इतना ही इस चैप्टर के अंदर। सो आई होप यू गॉट सो मच इन्फॉर्मेशन रिगार्डिंग दिस चैप्टर इन अ शॉर्ट वीडियो। ओके, ये शॉर्ट वीडियो में कह सकता हूँ। जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। और अभी इतना ही इस चैप्टर में। आई होप आपको कुछ चीज़ें समझ में आई होगी। पेपर के रिगार्डिंग से पहले हम सब कुछ खत्म करेंगे। दिस इज इट इन दिस वीडियो।